हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। और हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना और इसका पार्ट है ये 9। जिन्होंने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो बच्चों हमने जो लास्ट वीडियो में बात करी थी वो करी थी बात हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में, और उसके बारे में हमने बताया था कि 4 टाइप की होती हैं मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय तथा चक्रण क्वांटम संख्या। लेकिन उनके बारे में हमने पढ़ा नहीं था, सिर्फ बताया था। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि ये क्या होती हैं, कैसे क्या क्या यूज़ है इनका और कैसे इनके मान निकाले जाते हैं। तो बच्चों पहली जो है मुख्य क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या को एन स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा आकार का ज्ञान होता है। यानी इस क्वांटम संख्या से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पे इसका मान है तो उसके ज़रिए हम उसकी ऊर्जा के बारे में और उसके आकार के बारे में पता लगा सकते हैं। एन का जो मान होता है वो एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी यानी अनंत तक होता है। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता, बाकी सभी यानी सारी ही प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एन का वो मान हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो हमें देखना है कि जो हमारे कोश होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, परमाणु होता है उसके अंदर कोश होते हैं। तो वो जो कोश हैं, अगर हम उनके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या है तो बच्चों अगर हमारे मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो इसका मतलब वो कौन से कोश में है, के वाले कोश में है। अगर उसका मान 2 है तो वो एल वाले में है। अगर उसका मान 3 है तो वो एम में है, और अगर 4 है तो वो एन के अंदर है। ठीक है, ये बात आपको और अच्छे समझ में आएगी जब इस पे बेस्ड हम आपको सवाल कराएंगे। उस बच्चों फिर अगली पे चलते हैं। अगली है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे क्या करते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इस संख्या द्वारा ऊर्जा तथा आकृति का निर्धारण किया जाता है। इससे भी हम क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्धारण तो करते हैं, लेकिन इसमें हम आकृति का करते हैं कि इसकी आकृति कैसी है, इसमें आकृति का निर्धारण किया जाता है। एल का जो मान होता है वो 0 से लेके n-1 तक होता है। यानी कैसा होता है वो 0 से लेके n-1 तक। यानी n का मान अगर 2 है तो l का मान क्या होगा, 0 होगा, और n-1 यानी 1 होगा, वो 2 नहीं होगा, उससे एक संख्या कम ही तक l का मान होता है। तो हमें n का मान ज्ञात हो तो आप l का मान ज्ञात कर सकते हो। n के किसी मान के लिए l के कुल मानों की जो संख्या होती है वो क्वांटम संख्या n के बराबर ही होती है। क्योंकि बच्चों आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहते हैं अगर n का मान 2 हो तो बताइए l के कुल कितने मान होंगे। मतलब वो आंसर नहीं पूछते, वो संख्या पूछते हैं कि कितने मान हो सकते हैं l के उसके लिए। तो बच्चों उसके लिए क्या है, आपको निकालने की बड़ा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा अगर पूछा है कि n की संख्या दी है और l का मान आपसे पूछा है कि l के कुल मान कितने हो, कुल मान नंबर पूछे हो, मानो कि मान नहीं पूछे हो, तो क्या होंगे वो n के ही बराबर होते हैं। बच्चों जैसे उसमें कोश के लिए था मुख्य क्वांटम संख्या में, ऐसे आप उपकोशों के बारे में पता लगा सकते हो। उपकोश के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है अगर क्या हो आप पे एल के मान हो। यदि एल 0 होगा तो आपका जो उपकोश है वो एस उपकोश होगा। अगर आपका एल का मान 1 होगा तो वो पी होगा, अगर 2 होगा तो डी, और 3 होगा तो वो एफ होगा। और बच्चों इनकी आकृति के बारे में जो बात रही, आकृति का ज्ञान होता है क्योंकि हमें इसमें तो एस उपकोश का जो मान होता है वो आकृति होती है वो गोलाकार होती है इस तरीके से। ठीक है, पी की होती है वो डंबल होता है, डंबल इस तरीके से होता है, डंबल। ठीक है, और जो डी होता है वो कैसा होता है, वो दुई डंबल होता है, यानी कि ऐसे 2 डंबल होते हैं एक साथ और ऐसे कुछ। ठीक है, और जो एफ होता है उसकी आकृति क्या होती है, बहुत जटिल सी होती है, यानी बहुत सारे डंबल और गोले उसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, एल के जो मान अगर हमें ज्ञात करने होंगे तो वो क्या होंगे, 0 से n-1 तक के होंगे। अब बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इस संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। यानी इस संख्या द्वारा क्या होता है, हम उसका कोणीय संवेग के बारे में ज्ञान करते हैं कि इस समय जहाँ वो है उसका कोणीय संवेग कितना है, क्या है। और बच्चों अगर हमें m के मान चाहिए तो m के मान के लिए जो m के मान अगर हमें चाहिए तो प्लस l से वो -l तक होते हैं और 0 सहित होता है, यानी 0 इसमें होता ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि l का जो मान है, जो पीछे l थी द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसका मान 1 है, तो यहाँ m के कितने मान होंगे, अगर l का मान 1 होगा तो जो हमारी m है, m के मान कैसे होंगे बच्चों, +1, 0 साथ में आएगा और -1, क्योंकि प्लस l से -l, तो +1 से -1 तक। बाकी जब सवाल कराए जाएंगे तो और अच्छे समझाया जाएगा। n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या कोश में कक्षकों की संख्या
n स्क्वायर होती है। यानी जैसे l के मान अगर आपसे कुल पूछे थे, तो अगर m के कुल मान पूछे और आपको n के बारे में जानकारी हो तो आप क्या करो, n का स्क्वायर कर दो। जैसे अगर आपको n का मान 2 दिया है और उन्हें पूछा m के कुल मान कितने होंगे, तो आप कर दो 2 का स्क्वायर, यानी कि m के कुल मान 4 होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसे S से प्रदर्शित किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। बच्चों इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं और ये चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्रण करता रहता है। ठीक है, वो वृत्तीय गति तो करता ही है नाभिक के चारों, लेकिन साथ साथ खुद भी क्या करता रहता है, वो चक्रण करता रहता है, खुद भी वो गति करता रहता है। तो उसके चक्रण की दिशा कभी ऊपर होती है कभी नीचे। तो ये जो क्वांटम संख्या है, ये हमें इसका ज्ञान कराती है कि उसके चक्रण की दिशा कौन सी है, दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों m के किसी मान के लिए s के 2 मान होते हैं, +1/2 या -1/2। इसमें सिर्फ मान कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, या तो +1/2 या -1/2 होगा। इसके अलावा इसका कोई और मान पॉसिबल नहीं होता है। और अगर हमें जैसे n के लिए s के कुल मान हमें बताने हो, अगर n की संख्या दी है और वो पूछे s के कुल मान कितने होंगे, कुल मान ये नहीं कि सिर्फ 2 हैं, ये कुल मानों की बात चल रही है, तो क्या होंगे 2n स्क्वायर, यानी 2 के गुणा आप n के स्क्वायर से कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगी। उसके अलावा बच्चों कुछ नोट पॉइंट, छोटी छोटी बातें। मुख्य क्वांटम संख्या n=t के लिए कुल उपकोषों की गणना करो। जैसे आपसे सवाल है कि मुख्य क्वांटम संख्या n=3 के लिए कुल उपकोषों की संख्या पूछी है उन्होंने, तो किसी कोष में कुल उपकोषों की संख्या कोष की संख्या यानी n के ही बराबर होती है। अगर आपसे n की मान दी है और उपकोषों की संख्या पूछी तो उसके बराबर ही होगी। मुख्य क्वांटम संख्या n=3 के लिए अगर आप संभावित कक्षकों की बात कर रहे हैं, वहाँ उपकोषों की बात थी, यहाँ कक्षकों की बात चल रही है, तो कक्षकों की जो संख्या होती है वो n का स्क्वायर होती है। यानी n 3 दिया था तो इसका जो स्क्वायर होगा 9, वो क्या होगी, उसके कक्षकों की संख्या होगी। उसके अलावा बच्चों अब आगे जो इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके जो सवाल हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम जल्दी वीडियो लाएंगे नेक्स्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।